एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी आंगन में। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे छायावाद के 56 प्रश्न से आगे की श्रृंखला। 56 प्रश्नों तक हम लोग कर चुके हैं और 57वें प्रश्न से हम आज करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, जूही की कली पर अश्लीलता का आरोप लगाकर किस कवि ने उसे वापस कर दिया था। जैसा कि मैं आपको पिछली बार भी बता चुकी हूँ कि निराला जी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के पास गए थे अपनी कविता लेकर, जो उन्होंने पहली बार मुक्तक छंद में लिखी थी। तो महावीर जी ने उनकी कविता को अश्लील बताकर वापस कर दिया था, जबकि महावीर प्रसाद द्विवेदी निराला जी के ससुराल के थे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 58वां प्रश्न देखते हैं, कौन सी रचना शोक गीत के रूप में लिखी गई है। तो शोक गीत के रूप में कौन सी रचना लिखी गई है? राम की शक्ति पूजा, प्रियसी, प्रिय प्रवास या सरोज स्मृति। तो देखिए, सरोज स्मृति जो कविता है वो निराला जी की बेटी की जब मृत्यु हो गई थी तो उसी शोक में उन्होंने ये अपनी शोक स्मृति रचना लिखी थी और इसे प्रथम शोक गीत भी माना जाता है। और इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेताजी के साथ किस कवि की 1997 ईस्वी में जो है जन्मशती मनाई गई थी। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, उनके साथ किसकी जन्मशती मनाई गई? तो ये मनाई गई थी निराला जी की जन्मशती। किसकी मनाई गई थी? निराला जी की। अगले प्रश्न की ओर, सरोज स्मृति 1935 की रचना किसने की? तो अभी मैंने ये प्रश्न आपको बताया कि सरोज स्मृति की रचना निराला जी ने की अपनी बेटी के मृत्यु के बाद, और इसका जो समय रहा वो 1935 है। अगला प्रश्न 61 प्रश्न है, अनामिका का द्वितीय संस्करण कब निकाला? तो अनामिका जो रचना है उसका द्वितीय संस्करण जो है 1938 में निकला है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। महाराज शिवाजी का पत्र किस कवि की कविता है? तो महाराज शिवाजी का पत्र किस कवि की कविता है? तो प्रसाद है, पंत है, नागार्जुन है या निराला है? तो ये भी निराला जी के द्वारा ही लिखित है। महाराज शिवाजी के पत्र बहुत अधिक निराले हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अस्तांचल रवि जल छल छल छवि, स्तब्ध विश्व कवि जीवन उन्मन, मंद पवन बहती सुधि रह रह, परिमल की कह कथा पुरातन। ये कविता का शीर्षक, किस शीर्षक से ये ली गई हैं पंक्तियाँ? तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं, ऑप्शन में उसी से मिला हुआ नाम है और वही सही है। क्या नाम है वो? अस्तांचल रवि। ये भी निराला के द्वारा लिखी हुई है। आगे चलते हैं। ये कान्य कुब्ज कुलांगार खाकर पत्तल में करते छेद। तो देखिए, जिस प्रकार से कविता लग रही है हमें ऐसा लग रहा है या तो ये गीतिका से होगी, तुलसीदास से होगी, लेकिन ये जो है ना आपकी पंक्ति, ये सरोज स्मृति से लिखी गई है। सरोज स्मृति में लिखी है, ये कान्य कुब्ज कुलांगार खाकर पत्तल में करते छेद। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 65 देखते हैं। धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए किया सदा ही शोध। ये किसकी पंक्ति है? तो ये जो पंक्तियां हैं आप इनकी वीर रस भरी से पहचान सकते हैं कि ये राम की शक्ति पूजा से उद्धृत हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिपल परिवर्तित व्यू भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्युह क्रुद्ध कपि विषम हु। तो ये कितनी वीर रस से ओतप्रोत पंक्ति है, ये किस रचना से है आप बताएं? तो ये जो पंक्ति है ये हमारी राम की शक्ति पूजा से ली गई है। तो राम की शक्ति पूजा से हमने दो पंक्तियां देखी, एक जो धिक जीवन वाली पंक्ति है वो, और एक प्रतिफल परिवर्तन। ठीक है, परिवर्तित ये पंक्ति भी राम की शक्ति पूजा से है। अगला प्रश्न देखिए। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे वीणा वादिनी वरदे, वीणा वादिनी वरदे। आपने ये कविता सभी ने पढ़ी होगी, हम लोगों के स्कूल की किताबों में मिलती है और स्कूल में भी प्रार्थना के तौर पर गाई जाती है। तो किसकी है ये पंक्ति, बताइए आप सभी? तो ये इतनी सुंदर पंक्ति भी निराला जी के द्वारा ही लिखी गई है, यानी ये जो है सूर्यकांत त्रिपाठी यहाँ दे रखा है, निराला नहीं दिया है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी और निराला ये एक ही होगा, निराला उनका उपनाम है। आगे चलिए।
पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता कौन है? देखिए, पंचवटी आपने रचना पढ़ी है, मैथिली शरण गुप्त की है, जिसके नायक लक्ष्मण हैं, और ये पहली ऐसी रचना है जो नायिका प्रधान नहीं है। ये प्रश्न आपका बार बार बनता है और कई बार बना है कि नायिका प्रधान रचना इनमें से कौन नहीं है, तो पंचवटी है। लेकिन यहाँ पे पंचवटी प्रसंग है, तो पंचवटी प्रसंग किसकी है रचना ये? तो ये भी हमारी जो रचना है निराला जी की है। और हम इसको अगर याद करना चाहें तो ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि पंचवटी में निराले निराले प्रसंग जो हैं बोले गए। प्रसंग मतलब कथन, जो बातचीत होती है, वो प्रसंग जो थे बहुत निराले थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक प्रयोग किया है? तो ये भी निराला है, निराला ने ही संवाद शैली का सबसे अधिक प्रयोग किया है। आगे देखिए, गीतिका के रचनाकार कौन है? गीतिका किसकी रचना है? तो गीतिका भी निराला की ही रचना है। गीतिका, परिमल, अनामिका ये सभी निराला की हैं और अनामिका निराला का प्रथम काव्य संग्रह है। ठीक है। अस्तांचल रवि कविता किसकी है? अभी हमने इसकी पूरी पंक्ति भी देखी थी और ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि अस्तांचल रवि जो कविता है वो किसकी है। अगला प्रश्न देखिए, आज क्यों तेरी वीणा मौन है? आज क्यों तेरी वीणा मौन है, ये पंक्ति के रचनाकार कौन है? पंत, महादेवी वर्मा, निराला या कोई नहीं? तो देखिए यहाँ पर आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे क्योंकि हम बहुत देर से निराला पढ़ रहे हैं और ये जो रचना है ये महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी गई पंक्तियाँ हैं। आज क्यों तेरी वीणा मौन है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। छायावाद की वृहत्रयी में कौन सम्मिलित नहीं है? प्रसाद, पंत, निराला या महादेवी वर्मा? तो महादेवी वर्मा जो हैं ये छायावाद की वृहत्रयी में सम्मिलित नहीं है। और इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं कि छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा महादेवी जी हैं, देवी हैं, तो पुरुषों में ये शामिल नहीं है। तो वृहत्रयी में केवल पुरुष हैं और लघुत्रयी में महादेवी वर्मा हैं और अन्य माखनलाल चतुर्वेदी और रामकुमार वर्मा हैं। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मैं नीर भरी दुख की बदरी, तो बदरी क्या है? यहाँ पर बादल है और आप जानते हैं कि बादल महादेवी वर्मा का प्रिय प्रतीक है। और फिर कौन कह सकता है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 75वां प्रश्न है, महादेवी वर्मा के काव्य ग्रंथ निहार की भूमिका किसने लिखी है? महादेवी वर्मा का जो काव्य ग्रंथ है उसकी जो भूमिका लिखी गई है निहार की, तो उन्होंने निराला से कहा कि आप भूमिका लिख दीजिए। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं लिख सकता हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप अयोध्या सिंह हरिऔध जी के पास जाकर लिखवाएंगी तो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर रहेगा। तब वो वहाँ गई और उन्होंने उनसे अपनी निहार की भूमिका लिखवाई थी। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 76वां प्रश्न है, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? अभी हमने देखा कि महादेवी वर्मा जी का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है, तो ये निहार है। तो महादेवी वर्मा जी ने निहार जो है सर्वप्रथम लिखा है और यामापरु ने साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और सन 1982 में उनको ये पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा गया है? तो अभी हम पढ़ ही रहे हैं इतनी देर से महादेवी वर्मा को, तो महादेवी वर्मा। देखिए यहाँ महाश्वेता देवी भी लिखा हुआ है। इस तरह से यदि प्रश्न बनता है एग्ज़ाम में तो हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, प्रॉपर तरीके से आंसर्स को पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ना है। एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा पढ़ लीजिए, लेकिन जो आता हुआ आंसर हो कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर महादेवी वर्मा होंगे। आगे चलते हैं। छायावाद के प्रमुख कवियों में से किसमें गीतों की मधुर वेदना की मर्म अभिव्यक्ति अधिक मिलती है? तो आप सभी जानते हैं कि यामा महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी गई एक ऐसी रचना है जिसमें गीतों का भंडार है और उसमें बहुत अधिक मर्म अभिव्यक्ति, रहस्यवादिता और ये सब हमें मिलता है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या बनेगा, तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। आप लोग ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मैं कण कण में घोल रही अली आंसू के मिस प्यार किसी का,
तो जब हमारी छायावाद की श्रृंखला शुरू हुई थी तब मैंने आपको बताया था कि छायावाद में रहस्यवाद पाया जाता है, और रहस्यवाद का अर्थ क्या है वो भी मैंने आपको समझाया। तो महादेवी वर्मा अपने मन की बातों को रहस्यात्मक तरीके से प्रभु के या किसी प्रकृति चित्रण या किसी के माध्यम से कह दिया करती थी। तो ये पंक्ति भी हमें उसी ओर इशारा करती है, मैं कण कण में घोल रही अली आंसू के मिस प्यार किसी का। तो ये जो पंक्ति है ये महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखी गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चिर हूँ। तो विरह में कौन चिर हैं? महादेवी वर्मा चिर हैं। ये भी इन्हीं की बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है और बहुत बार प्रश्नों में बनी हुई है। चलिए 81वें प्रश्न पर हम पहुँच चुके हैं। सप्तपर्णा किसकी रचना है? तो सप्तपर्णा किसकी रचना है बताइए। तो सप्तपर्णा जो है ये भी महादेवी जी द्वारा लिखी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है और कई बार इसके प्रश्न बन चुके हैं। दीपशिखा काव्य ग्रंथ किस कवि का है? तो दीपशिखा भी महादेवी वर्मा द्वारा लिखी गई है। निहार का कविता काल क्या है? निहार जो कि उनकी रचना है, तो ये काव्य संग्रह उनका लिखा गया जिसकी भूमिका अयोध्या सिंह हरिऔध उपाध्याय ने लिखी थी, और इसका जो समय रहेगा वो 1930 रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। कौन छायावादी कवि संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है? तो प्रकृतिवादी कवि हैं तो संवेदनशील इंद्रिय का बोध का भी कवि होंगे। कौन होंगे? सुमित्रानंदन पंत। कौन होंगे? सुमित्रानंदन पंत, क्योंकि ये प्रकृतिवादी कवि हैं और प्रकृति के सुकुमार कवि भी कहे जाते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें छायावाद में सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कराया है। ठीक है, तो देखिए किस छायावादी कवि को आचार्य शुक्ल ने सर्वाधिक महत्व दिया है? तो सुमित्रानंदन पंत को दिया है। अभी मैंने आपको बताया था सुमित्रानंदन पंत को रामचंद्र शुक्ल ने सर्वाधिक महत्व दिया है। इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कला और बूढ़ा चांद। कला और बूढ़ा चांद के रचयिता कौन है? तो कला और बूढ़ा चांद सुमित्रानंदन पंत के द्वारा लिखी रचना है जिसको जो है साहित्य से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 87वां प्रश्न पर हम पहुंच चुके हैं और हमारा प्रश्न है, अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित। बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत बार आते हैं। देखिए अरविंद दर्शन से प्रभावित हमारे सुमित्रानंदन पंत हैं और इनकी कुछ रचनाएं हैं। स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, ये अरविंद दर्शन से प्रभावित हैं। और महादेवी वर्मा दुखवाद या बौद्ध दर्शन से प्रभावित हैं। लोकायतन के रचयिता कौन है? तो सुमित्रानंदन पंत माने जाते हैं लोकायतन के रचयिता, सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पंत की कौन सी रचना छायावादी नहीं है? पंत की कौन सी रचना छायावादी नहीं है? देखिए पल्लव छायावाद का घोषणा पत्र मानी जाती है। वीणा पंत के द्वारा लिखी गई है। ग्राम्या भी, ग्रंथि भी। तो ग्रंथि जो इनकी रचना है वो छायावादी नहीं मानी जाती, वो आगे प्रगतिवाद में जो है चली जाती है। अगला प्रश्न है, पंत की कौन सी रचना छायावादी नहीं मानी जाती? तो पल्लव जो है छायावाद का घोषणा पत्र माना जाता है और ग्रंथि भी इनकी रचना है, वीणा है, लेकिन जो ग्राम्य रचना है ये छायावादी नहीं मानी जाती है। ठीक है, इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? साकेत, पल्लव, कामायनी, प्रियप्रवास। तो साकेत, कामायनी और प्रियप्रवास तीनों महाकाव्य हैं। साकेत जो है इसका अर्थ अयोध्या होता है, जो कि जिसमें राम कथा वर्णित है। कामायनी आप सभी जानते हैं जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा महाकाव्य है जिसको मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, इसको भी मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला हुआ है। पल्लव जो है छायावाद का घोषणा पत्र सुमित्रानंदन पंत के द्वारा लिखी गई रचना है जो कि एक महाकाव्य नहीं है। आगे चलते हैं। परिवर्तन नामक कविता सर्वप्रथम सुमित्रानंदन पंत के किस ग्रंथ में संकलित है? तो परिवर्तन कहाँ हो सकता है? देखिए जो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, पल्लव प से पल्लव, प से परिवर्तन, और जब पल्लव लिखी गई तो परिवर्तन हो गया, द्विवेदी युग से छायावाद में आ गया। ठीक है, इस तरह आप याद रख सकते हैं। तो परिवर्तन नामक कविता जो है इनके पल्लव में है।
अगला प्रश्न देखिए, पंत की पहली रचना। पंत की पहली रचना कौन सी है? वीणा, ग्रंथि, गिरजे का घंटा, इनमें से कोई नहीं। तो पंत की जो पहली रचना है वो है गिरजे का घंटा। ठीक है। अगला प्रश्न है, युगांत की रचना पंत जी ने कब की? युगांत की रचना पंत जी ने कब की? तो ये जो है 1936 इसका समय काल माना जाता है। युगांत से ही छायावाद का अंत भी माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मुक्त करो नारी को चिरवंदनी नारी को। मुक्त करो नारी को चिरवंदनी नारी को। तो ये जो पंक्ति है ये कहाँ से ली गई हैं? तो ये पंक्तियाँ युगवाणी से ली गई हैं, क्योंकि युगवाणी, वाणी क्या कहती है? आज के युग की वाणी क्या कहती है कि मुक्त करो नारी को चिरवंदनी नारी को। इस तरह आप रिलेट भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। तो ये भी पंत जी के द्वारा लिखी बहुत सुंदर पंक्ति है। कहते हैं कि कविता किस प्रकार बनी होगी? तो जैसे वियोगी होगा पहला कवि और अपने वियोग में आह से उसका गान उपजा होगा। आगे प्रश्न लेते हैं, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। बहुत अच्छी पंक्ति है और ये भी सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखी गई पंक्ति है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 97वां प्रश्न देखिए, हम आ चुके हैं। छायावादी कवियों में रहस्य भावना व्यक्त हुई है कहाँ पर? क्या असीम के प्रति जिज्ञासा के रूप में, असीम से मिलन के काल्पनिक सुख के रूप में, या असीम से मिलन की इच्छा के रूप में? तो ये देखिए तीनों ही हमारे सही होंगे और आंसर बनेगा उपयुक्त सभी में। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखिए, खुल गए छंद के बंद, खुल गए छंद के बंद, ये पंक्ति किसने लिखी है? तो यहाँ पर हमें ऐसा लग रहा है कि ये पंक्ति निराला की है, क्योंकि छंद के बंद तो निराला नहीं खोले थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर हमें ध्यान देने योग्य बात है कि ये पंक्ति सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखी हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, पंत का काव्य संग्रह नहीं है, युगवाणी, ग्राम्या, परिमल, पल्लव। आपको बहुत अच्छे से पता है कि परिमल निराला के द्वारा लिखा गया है, ना कि पंत के द्वारा। तो युगवाणी, ग्राम्या और पल्लव ये तीनों सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं हैं। अगला और आज का अंतिम प्रश्न लेते हैं, पंत की पहली रचना गिरजे का घंटा कब प्रकाशित हुई थी? तो बताइए आप सभी। तो ये रचना जो है 1916 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, गिरजे का घंटा उनकी पहली रचना है जो कि 1916 में प्रकाशित हुई थी। और इसी के साथ आज हमने 100 प्रश्नों को कंप्लीट किया है। छायावाद की अगली वीडियो में आपके सभी प्रश्न कवर हो जाएंगे और 3 वीडियोज़ में आपका पूरा छायावाद कवर हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कोई प्रश्न बन सकता है। फिर भी अगर बनेगा तो हम आगे वीडियो लेकर आएंगे और छायावाद आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी मेहनत को सफल बनाएं, आगे बढ़ाएं, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। आप सभी के भावी भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके मेरे इस मेहनत में आप भी सहयोग कीजिएगा। धन्यवाद।